आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद में पुलिस लाठीचार्ज के बाद तनाव, इलाके में धारा 163 लागू। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, एनसीपी में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी। प्रमोद तिवारी बोले, कांग्रेस पूरी 9 सीटों पर मिलकर लड़ेगी चुनाव, जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उन्हें भरपूर दिया जाएगा सहयोग। चंपई सोरेन ने सरायकेला से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया, कहा झारखंड ही नहीं पूरे देश में है भाजपा की लहर। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव का सिर्फ पीडीए पर भरोसा, जाने क्या है सपा का टिकट फार्मूला। अमेरिका में आज बड़ी रैली, कमला हैरिस के साथ नजर आएंगे ओबामा तो डोनाल्ड ट्रंप नेवादा में भरेंगे हुंकार। अब खबर विस्तार से। उत्तरकाशी में गुरुवार को मस्जिद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे शहर में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया है। जब संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल द्वारा बुलाई गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज की घटनाओं में 8 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए हैं। तनाव को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी उत्तरकाशी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुवार को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की रैली को प्रशासन द्वारा इजाज़त दी गई थी। उनका रूट और समय भी तय किया गया था, लेकिन वो तय रूट से न जाकर दूसरे रूट से जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को तीतर बितर किया। उन्होंने बताया कि इस झड़प में 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और इनमें से 2 गंभीर चोटें हैं। दरअसल गुरुवार को हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिद के विरोध में बड़ी रैली बुलाई गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हनुमान चौक पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर से मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने भटवाड़ी रोड पर विश्वनाथ तिराहे पर पहले से ही बैरिकेडिंग रखी हुई थी ताकि रैली मस्जिद तक न पहुंच सके, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इस झड़प में पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बात मानने से इनकार कर दिया। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ बिखर गई और कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रदर्शनकारी छोटे छोटे समूहों में बाजार में फैल गए और दूसरे समुदाय के व्यापारियों की दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी मच गई और व्यापारी अपनी दुकानें बंद करने लगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी अपने पिता की राह पर चलते हुए आज एनसीपी अजित पवार गुट का दामन थाम लिया। एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल होते ही पार्टी ने उनको टिकट देने का ऐलान कर दिया है। इस बार भी वो अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनअपोज्ड करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रा पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रा पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रा पूर्व। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों प्रवासी और कश्मीर लोगों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा, इस रियासत में ये सब होता रहेगा तो आप जानते हैं कि ये सब कहां से आते हैं। यह तब तक नहीं बंद होगा जब तक इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैं 30 सालों से ये सब देख रहा हूं कि निर्दोष मारे जा रहे हैं। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं। और वो तब तक बंद नहीं होगा
जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं, और बेगुनाह मारे जाते हैं, और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूं, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं, और उनके खानदानों से माफी मांगता हूं कि ये हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसद शेख अब्दुल रशीद ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां होती थीं, सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर, लेकिन अब न तो जम्मू है और न ही हमारी कश्मीर राजधानी रही। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को याद दिलाने के लिए विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने इस मुद्दे का समाधान करने का वादा किया था। जम्मू कश्मीर में हर साल दरबार मुँह हुआ करता था। सरमा के दौरान हमारा कैपिटल जम्मू होता था और गर्मियों में कश्मीर होता था, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से हमारा कैपिटल ना श्रीनगर है ना जम्मू है। आज हम इस प्रोटेस्ट की वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनाते ही दरबार मुँह की रिवायत को बहाल किया जाएगा। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि लोगों को बताया जाए कि हमारा दारुल खिलाफा कौन है। आज हमारी अवाम जो है उन्हें पता नहीं कि उन्हें जम्मू जाना है या श्रीनगर जाना है। लोगों के मसाइल का कोई हल ही नहीं। लोग परेशान हैं कि उनकी फाइलें श्रीनगर में हैं या जम्मू में है। या तो दरबार मुँह को बहाल किया जाए या श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल दारुल खिलाफा करार दिया जाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कल बातचीत करके प्रभारी अविनाश पांडे, जो कि महामंत्री भी हैं, और अजय राय जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम 9 सीट पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के लिए खड़े हैं उन्हें भरपूर सहयोग दिया जाएगा। कल अधिकृत प्रेस वार्ता करके प्रभारी श्री अविनाश पांडे, जो महामंत्री हैं, श्री अजय राय जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने संयुक्त वार्ता में स्थिति स्पष्ट कर दिया कि हमें 9 सीटों पर मिलजुल कर लड़ेंगे। जो 9 प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भरपूर सहयोग देंगे। जब प्रभारी और अध्यक्ष ने कह दिया है तो हर कांग्रेस जन उसका पालन करेंगे, और एक निर्णय है जिसका सभी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और एमवीए दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम सहमति नहीं बनी है। इस बीच शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने उन पर तंज कसा है। राउत ने कहा उनके पास जो शिवसेना बची है वह शिवसेना का हाईकमान दिल्ली में है, अमित शाह के घर पर है। हमारी शिवसेना जो ओरिजिनल है वो बाला साहेब की शिवसेना है। उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली जाने की नौबत नहीं आई है। देखिए, जो आज और 2 दिन है, 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा, हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक, उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमान जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है
वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में, अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथराव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सरायकेला से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया है। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे देश में भाजपा की लहर है, इस लहर को कोई नहीं रोक पाएगा। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है और वे इन चुनाव में कहीं दूर दूर तक नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, जीत तय है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। यहाँ के आदिवासियों, गरीबों और दलितों को न्याय सिर्फ भाजपा ही दे सकती है, कोई दूसरी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। पूरा विधानसभा की जनता आज का नमिशन में भाग ले रहा है, हमारा साथ है, सब भाई बहन और हमारा जिला का अध्यक्ष हमारा उदय प्रसाद सिंह देव जी है, हमारा पूर्व मेयर विनोद श्रीवास्तव जी, सभी हमारा वरिष्ठ नेतागण भी पहुंचे हैं। हमारा भाजपा के सभी वरिष्ठ नेतागण अपना अपना इलाका पानी का बीच में भी जुलूस निकला हुआ है। आज मौसम भी है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आज जो लोग हैं वो जनता के यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये गणेश महाली फिलहाल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपके प्रत्याशी टक्कर देंगे, किस तरह मानते हैं? बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12:05 पर ओडिशा के तट से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। सुबह करीब 8:30 पर तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुई। 8:30 में तूफान की रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। दाना के असर से ओडिशा में लगातार बारिश हो रही है। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा, 5.84 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। पोल की प्रक्रिया जो मध्यरात्रि से शुरू हुई है, अभी जो हमें आईएमडी की लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये प्रोसेस 8:30 बजे करीब कंप्लीट हो गया है। लैंडफॉल के समय में जो आकी गई थी जो विंड की स्पीड वो थोड़ा कम थी, वो एक अच्छी बात रही है। फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 6 घंटे में ये फर्दर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और नॉर्थ वेस्टवर्ड्स उड़ीसा में ये मूव कर रहा है। किसी तरह कोई नुकसान हुआ है अभी? फिलहाल कोई बड़े डैमेज का इन्फॉर्मेशन नहीं है। एसयूसी अभी ये कंपाइल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन सभी फील्ड यूनिट से, डिस्ट्रिक्ट से, और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वह कुछ जगहों पर कुछ पेड़ गिरने की सूचना है, कुछ वाटर लॉगिंग की सूचना है जहां पर बारिश हुई है। फिलहाल कोई बड़ी डैमेज की इन्फॉर्मेशन वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में भी। हरियाणा विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र का आज आगाज हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं पहली बार 40 विधायक इस बार विधानसभा पहुंचे। इन्हीं में से एक हैं विनेश फोगाट। सदन में शपथ लेने के लिए पहुंची चर्चित महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट थोड़ा हटकर नजर आई। ऐसा लगा मानो पर विधानसभा नहीं बल्कि ओलंपिक या कुश्ती मुकाबले में हिस्सा लेने पहुंची हो। और लोगों ने जिम्मेदारी दी है। आज से मैं जब भी विधानसभा में मैं इलेक्शन चला था, मैं बोल रही थी कि मेरी लड़ाई तो जब विधानसभा में पहला कदम होगा उस दिन स्टार्ट होगी। बाकी लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अभी मेरा काम है कि लोगों की लड़ाई हम 5 साल तक विधानसभा में। अभी विधायक दल का नेता फाइनल नहीं हुआ आपकी पार्टी का, कब तक हो जाएगा? देखिए मेरे को नहीं पता। पहली लड़ाई खिलाड़ियों के लिए विनेश जी कब तक चयन हो जाएगा एलओपी का? आप जो है वो मतलब पूरे तरीके से खिलाड़ियों के आउटफिट में जो है कोई खास वजह, कोई नेता वाली वेशभूषा पे नहीं है, खिलाड़ी के तौर पर आप पहुंचे हैं। देखिए मैं खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी रहना चाहते हैं। खिलाड़ियों को जब मन और भावनाएं होती है, उस भावना के साथ मैं आज मैं आई हूँ। किस तरीके की आवाज, किस तरीके के मुद्दे उठाने का काम करेंगे? सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जहरीली हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी के लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। छठ से पहले यमुना की झांग वाली तस्वीर से लोग खौफ में हैं। आज सुबह जहांगीरपुरी और डीयू नॉर्थ कैंपस इलाके में AQI 400 के करीब पहुंच गई। सुबह के समय दिल्ली में औसत AQI
355 दर्ज किया गया। डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ियों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारे 13 हॉट स्पॉट्स हैं, वहां पर सामान्य जो AQI का स्तर है दिल्ली में, वहां से ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर रहता है। इसलिए इस बार हमने ये निर्णय लिया था कि हॉट स्पॉट का ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग का पायलट हम करेंगे और उसी के तहत आज वजीरपुर जो हमारा 13 हॉट स्पॉट्स हैं उसमें से एक हॉट स्पॉट है, यहाँ पर आज ये सर्वे ऑफ इंडिया के पैनल एजेंसी के द्वारा ड्रोन का पायलट किया गया है। इस ड्रोन का जो पायलट किया गया है, इसका जो मकसद है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, पर 2022 और 2024 में प्रत्याशियों के चयन में पीडीए के साथ ही अन्य जातियों को भी प्रतिनिधित्व देने का काम अखिलेश यादव ने किया था। अब अखिलेश यादव आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में सिर्फ पीडीए के सहारे ही अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जिन 3 पिछड़ों को प्रत्याशी बनाया है, उसमें करहल से अपने परिवार के तेज प्रताप यादव, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मेझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बावजूद निषाद पार्टी ने सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इसके पीछे निषाद समाज के आरक्षण को वजह बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान से उनकी बात हो गई है, हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा, इसी आधार पर हमने बीजेपी को समर्थन दिया है। संजय निषाद ने कहा कि दिवाली के बाद हम फिर से बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक करेंगे। तय हुआ कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताना है, किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं। और मैंने उनको बता दिया, क्योंकि कोर कमेटी एक वर्किंग कमेटी होती है, उनको सही सही बात पता रहे। तो जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, वो सारी बातें कोर कमेटी को बताना आवश्यक था कि ये बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसमें सहमति बनी है। ये उसको लागू कराने के लिए आपको साथ में रहना अनिवार्य है। कोर कमेटी के लोगों को बता दिया कि भाई आरक्षण के मुद्दे पर तय हुआ कि हम आगे बैठ कर बात करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे, उस पर होगा। आपके समायोजन से संबंधित मामले हैं, मुकदमे वापसी से संबंधित मामले हैं। फिर आगे 2027 में अभी हम लोग जीत लाएंगे, तो जीत के लाएंगे तो हम सम्मान भी प्राप्त करेंगे, ये तय हुआ। इसलिए कोर कमेटी के लोग बुलाए गया कि हमारे जो मंडल कमेटी के लोग हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हम बताकर सही, चूंकि सही बात कार्यकर्ता तक पहुंचाना आवश्यक है। क्योंकि विपक्ष के पास एक सिस्टम है कि नरेटिव बहुत सेट करता है। वो कहता है ना कि यह हो गया, वो हो गया, झूठे कहते हैं कि अपने बेटे की टिकट मांग रहे थे, ये मांग रहे थे। हम तो एक ही मांग है शुरू से, चाहे मीडिया में मांग हो, चाहे बैठ के मांग हो, चाहे कह के मांग हो, कि भाई हमारे मुद्दे वही हैं जो हम, जिसके लिए हम अपना घर द्वार छोड़े हैं, अपनी जिंदगी को बलिदान दिए, पिताजी देश के लिए दिए थे, अपने समाज के लिए दिया। तो ये हमारे आरक्षण के मुद्दे प्रथम है, वो भाजपा को हल करना ही होगा। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक अंबाला की तरफ शारदा नगर पुल के नीचे एक यात्री ट्रेन के पहिए पटरी से उतर गए। घटना का पता लगते ही रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। मौके पर अफसर पहुंचे और तकनीकी टीम को बुलाकर पहियों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सांसद इमरान मसूद भी मौके पर पहुंचे। ये लोडेड पीसीएल था, फूड ट्रेन से लोडेड था, गुरु हर साहे फिरोजपुर डिवीजन से लोड हुआ था और दिल्ली के सीडब्ल्यूसी में जा रहा था।
इसका 29वां और 30वां वैगन इंजन से 8 व्हील से डिरेल हुआ है। ये डिरेलमेंट करीब रिपोर्ट हुआ था 7 बजे और 11:05 हम लोगों ने डिरेलमेंट कर दिया। सर वजह क्या रही होगी, क्या कारण? वजह हम लोगों ने जे ग्रेड इंक्वायरी इसके लिए नियुक्त की है। प्राइम फेसाई इसमें व्हील डिफेक्ट लग रहा है, वो मेन जांच का विषय है। जैसे जांच पूरी होगी आपको कुछ दिन पहले भी ट्रेन हादसे हो रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हर हादसे की जो स्टैट्यूटरी इंक्वायरी है उस तरह से की जाती है और जो भी उसमें जिम्मेदार पाया जाता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि जनता को नौकरी, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए या फिर तलवार बांटने वाले, दंगा फसाद करने वालों का मॉडल चाहिए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ है। एनडीए का चारों सीटों पर सुपड़ा साफ होने वाला है। बता दें कि बिहार की रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। देखिए, बिहार में जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अब जनता तय करेगी कि जनता को नौकरी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए कि जनता को तलवार बांटने वाले, दंगा फसाद, उन्माद करने वाले का मॉडल चाहिए। ये चारों सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता तेजस्वी यादव जी के मॉडल के साथ है, जिसमें पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात हो रही है। इसलिए कहीं एनडीए का चारों सीटों पर सुपड़ा साफ होना है, कहीं अता पता नहीं रहेगा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान उपचुनाव पर कहा, जिन उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ लोगों ने 10 महीने पहले भाजपा की सरकार बनाई थी, उनमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो या कानून व्यवस्था हो, सब बद से बदतर हो गई है। इनके 10 महीने सिर्फ आपसी कलह में ही गुजरे हैं। उपचुनाव में जनता इन्हें आईना दिखाएगी। हम लोग जा रहे हैं और नामांकन सभा में हम भाग लेंगे और वहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि जिस प्रकार से 10 महीने पहले सरकार बनाई थी और जिस आशा और उम्मीद के साथ में आपने सरकार बनाई थी, उसमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। आज चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़कों के हालात की बात हो, वो बद से बदतर हो गई हैं और उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे करके केवल जुमलेबाजी कर रही है। केवल आपसी कलह में जो समय इनका 10 महीने का बीता है, मैं समझता हूं कि लोग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, जब चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम आते हैं, जैसे हरियाणा में आए हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। समय के साथ साथ स्थिति संभल जाती है। मैं मुंबई जाकर आया हूं, वहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है। गठबंधन की सीटों का बंटवारा बहुत ही आसानी से हो गया है। हमारी जीत सुनिश्चित है। देखिए, एक बार जब चुनाव के परिणाम आते हैं अप्रत्याशित, जैसे आए हरियाणा के अंदर, पूरी दुनिया कह रही थी, प्रदेश कह रहा था, देश कह रहा था, अचानक ये उल्टा हो गया, तो नेचुरली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इसमें मैं स्वीकार करता हूँ। पर समय के साथ साथ में स्थितियाँ समझ जाते। मैं जाके आया बॉम्बे, तो अब कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मैं समझता हूँ कि गठबंधन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन हुआ है ना, सीट शेयरिंग हुई है, वो बहुत ही स्मूथली हो गई है, तो इसलिए जीत हमारी निश्चिंत है। लास्ट सवाल राजस्थान से जुड़ा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका में अब से कुछ दिनों बाद ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। 5 नवंबर को अमेरिकी जनता अपना राष्ट्रपति चुनेगी। अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला है। इस बीच आज कमला हैरिस की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जहां उनका साथ देने के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ से रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप भी देश के 2 अलग हिस्सों में चुनावी प्रचार करेंगे, जिसमें एरिजोना और नेवादा शामिल है। नेवादा में एशियाई अमेरिकी की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ट्रंप के लिए प्रचार काफ़ी मायने रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर हालिया सर्वे में पता चला है कि वही नेता व्हाइट हाउस की रेस में बाजी मारेगा, जो देश के 7 बेहद महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स में अच्छी बढ़त बनाने में सफल होगा। ये वो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ पर वोटर
ट्रंप और हैरिस के बीच फैसला नहीं कर पाए हैं। वहीं ताज़ा सर्वे में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स डोनाल्ड ट्रंप को 44% वोट मिला है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को महज 1% यानी कि 43% वोट मिला है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।